Hello students, today is the topic of your second paper prose. So this is the first chapter of the syllabus. इसमें हम पढ़ेंगे प्रोज एंड इट्स टाइप्स, मतलब व्हाट इज प्रोज। जैसे कि आप लोगों ने पोइट्री में पढ़ा था, पोइट्री द कलेक्शन ऑफ पोइम्स थी, ऐसे प्रोज है। पोइम्स में हम लोग क्या पढ़ते हैं, पोइम्स जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें उसके मीटर होते हैं, उसकी लैंग्वेज, उसकी स्टाइल होती है, उसकी एक डिक्शन होती है, उसमें फिगर ऑफ स्पीच यूज किए जाते हैं। और इसमें क्या है, ये एक सीधी लैंग्वेज में लिखी जाती है जिसको हम लोग प्रोज बोलते हैं। प्रोज इज यूज्ड टू एक्सप्लेन एंड प्ले अपॉन इमोशंस। प्रोज जो है वो एक्सप्लेन करने के लिए यूज़ की जाती है, क्या, अपने इमोशन। जैसे पोइट्री में पोइट अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करता है, उसी तरीके से प्रोज में भी करता है। बस डिफरेंस ये है कि इसकी लैंग्वेज सिंपल होती है, जैसे हम और बात करते हैं। इट इज़ यूज इन आर्ग्यूमेंट एंड एक्सपोजिशन, इन डिस्क्रिप्शन एंड नरेशन। ये किस में यूज किया जाता है, इसमें आर्ग्यूमेंट भी हो सकता है, आर्ग्यूमेंट भी करते हैं राइटर, एक्सपोजिशन दिखावा भी करते हैं, डिस्क्रिप्शन मतलब कोई भी चीज़ उन्हें डिस्क्राइब करनी है, लिखना है तो उसको लिखते हैं किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर, एंड नरेशन। इट इज़ ए नॉन मीटिकल फॉर्म ऑफ लैंग्वेज, मतलब इसमें कोई छंद नहीं होता, इसकी लैंग्वेज में सिंपल लैंग्वेज होती है। ये राइटर हैं सर जॉन मैंडविले, इज कंसिडर्ड द फर्स्ट राइटर ऑफ इंग्लिश प्रोज। सर जॉन मैंडविले जो है इंग्लिश प्रोज के पहले राइटर बताए गए हैं। और इनके अलावा भी हैं विक्लिफ एंड ट्रेविसा, आल्सो नोन एज द बिगिनर्स ऑफ प्रोज। विक्लिफ एंड ट्रेविसा भी प्रोज के बिगिनर्स के रूप में जाने गए हैं। तो सिंपल लैंग्वेज में बस यही है कि प्रोज जो है वो सीधी लैंग्वेज में होता है। इसमें एसेज होते हैं, जो एसेस्ट वगैरह लिखते हैं। कई ऐसे राइटर हैं जैसे कि फ्रांसिस बैकन है, आपके द फादर ऑफ इंग्लिश ऐसे जिन्हें कहा गया है। तो उनके ऐसे पहले हम ये जानेंगे कि प्रोज जो है वो क्या है, ठीक है। इसके बाद हम इसके टाइप्स देखते हैं कि प्रोज में कितने टाइप्स होते हैं। टाइप्स नंबर 1 आता है आपका पैम्फलेट, PAMPHLET, पैम्फलेट। पैम्फलेट क्या है, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ प्रोज ऐसे, ये भी एक प्रोज ऐसे का रूप है। और शॉर्ट नोट, एक छोटा सा नोट होता है, शॉर्ट नोट होता है, विच इज़ रिटन टू परसुएट द रीडर्स, जो लिखा जाता है रीडर्स को, रीडर जिसे पढ़ता है, ऑन ए पर्टिकुलर टॉपिक, एक विशेष टॉपिक पर कुछ लिखता है, ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, जिसमें पब्लिक को इंटरेस्ट है। मतलब कोई भी एक टॉपिक पकड़ता है, किसी के ऊपर भी, पॉलिटिकल हो सकता है, रिलीजियस हो सकता है ना, कोई भी टॉपिक हो सकता है जिसके ऊपर राइटर लिखता है। और ये एक छोटी सी इसकी जो होती है बुक होती है, पतली सी, कोई बहुत बड़ी बुक नहीं होती है, ठीक है। दीज आर जनरली रिलेटेड टू रिलीजियस, ये सामान्य तौर पर किससे संबंधित होता है, रिलीजियस में धार्मिक, सोशल और पॉलिटिकल इशू, जिसमें सोशल सामाजिक भी कुछ टॉपिक्स हो सकते हैं, पॉलिटिकल हो सकता है और रिलीजियस धार्मिक भी हो सकता है। इट इज़ ए स्मॉल ट्रैक, ये क्या, एक छोटा सा एक छोटी सी प्रणाली, एक छोटा सा एक सिस्टम है ना, स्पेशल ऑफ टॉपिकल इंटरेस्ट, जो स्पेशली किसके ऊपर होता है, जो पब्लिक के रुचि के ऊपर आता है। मतलब राइटर को ये लगता है कि ये पब्लिक को पसंद आएगा, तो वो पैम्फलेट लिखते हैं, जिसे तो एक शॉर्टर लिखते हैं जिसे पैम्फलेट बोलते हैं, जिसमें एक छोटा सा मतलब जो कवर भी होता है जिसमें, तो वो उसको हम पैम्फलेट बोलते हैं। तो ये भी किसका एक रूप है, प्रोज ऐसे का, अपनी बात को लिखने का। वो कोई भी टॉपिक ऊपर आप लिख सकते हैं, और राइटर लिखता है रिलीजियस, सोशल या पॉलिटिकल, ओके। अब इन सेकंड, तो आफ्टर पैम्फलेट द सेकंड हेडिंग इज एसे। व्हाट इज एन एसे? द वर्ड एसे हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड एसाई। जो ये वर्ड आप ऐसे पढ़ रहे हैं, ये कहाँ से लिया गया है, ये फ्रेंच वर्ड से लिया गया है, जिसकी स्पेलिंग थी ESSAI। इट इज़ अ फ्रेंच वर्ड, ये वहाँ से इस वर्ड को चेंज करके ऐसे लिखा गया है। इट मीन्स एट अटैम्प्ट, इसका मतलब होता है एट एन अटैम्प्ट माने एक प्रयास। द ओरिजिन ऑफ द एसे इज अट्रीब्यूटेड टू द रोमन राइटर्स सिसेरो एंड सेनेका। ये जो ओरिजिन है इस एसे का, इसको रोमन राइटर्स ने एट्रीब्यूट किया है। जो रोमन राइटर्स के नाम क्या है, सिसेरो एंड सेनेका, इन्होंने इस एसे वर्ड को एट्रीब्यूट किया है। और जो ये मोंटेग्न राइटर हैं, ये फ्रेंच मैन है, मतलब ये फ्रेंच के रहने वाले हैं, तो ये फ्रेंच मैन है, मे बी कंसीडर्ड द फर्स्ट एसेइस्ट। इनको जो है फर्स्ट एसेइस्ट कहा जा सकता है। क्यों? क्योंकि ही वॉज द फर्स्ट टू यूज द
द वर्ड SI, क्योंकि सबसे पहले इन्होंने ही SI वर्ड को यूज़ किया। कौन सा वर्ड यूज़ किया इन्होंने? ये वाला ESSAI, नॉट ESSAY, ठीक है। ESSAI वाला वर्ड मोंटेग्ने ने यूज किया है और ESSAY वाला वर्ड सिसेरो एंड सेनेका। He defined it as a trial and attempt, ये उन्होंने डिफाइन किया इसे कैसे? ए ट्रायल एंड अटेम्प्ट, मतलब ये एक ट्रायल है, ये उनका एक प्रयास है, ठीक है। इट रिवील्स राइटर्स मूड, ये जो इसकी ऐसे की कैरेक्टरिस्टिक है उसका मतलब है वो क्या व्यक्त करता है, क्या उसकी विशेषता है, तो वो ये कि राइटर्स के मूड्स को, राइटर का क्या मूड है, लाइक्स, वो क्या पसंद करता है क्या नहीं पसंद करता है, वो ये व्यक्त करता है अपने एसेस के थ्रू। द स्टाइल ऑफ द ऑथर, और जो ऑथर की जो स्टाइल होती है, इज इमेज ऑफ हिज माइंड, जो उसके दिमाग में जो भी कल्पना होती है उसको वो लिखता है, एक्सप्रेस करता है अपने लैंग्वेज के थ्रू, अपने राइटिंग के थ्रू आपको अपनी बात को पहुंचाता है। तो ये राइटर के मूड के ऊपर डिपेंड करता है कि उसका मूड क्या लिखने को है, वो क्या लिखना चाहता है, क्या पसंद करता है, क्या नहीं पसंद करता है। आपके एसेज में जो मैंने बताया, जैसे फ्रांसिस बैकन है, चार्ल्स लैम्ब हैं, जोसेफ एडिसन, रिचर्ड स्टील, बहुत सारे राइटर्स हैं, एसेइस्ट हैं, तो उन्होंने एसेज लिखे हुए हैं। तो एसेज जो हैं, फ्रांसिस बैकन, मैंने बताया फ्रांसिस बैकन को ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश एसे, उनको इंग्लिश एसे का पिता कहा गया है। उन्होंने बहुत सारे एसेज लिखे हुए हैं। अब इन एसेज के मीनिंग को जानने के बाद हम जानेंगे टाइप्स ऑफ एसे, एसे के टाइप्स भी होते हैं, कौन कौन से एसे होते हैं। तब पर्सनल एसे, पर्सनल एसे किसे कहते हैं? जब कोई राइटर अपने बारे में, व्यक्तिगत संबंधित चीज़ों के बारे में लिखता है। क्रिटिकल एसे जब क्रिटिसाइज करता है किसी को। द इंफॉर्मेटिव एसे, द आर्ग्यूमेंटेटिव एसे, द कंटेम्पलेटिव एसे। कंटेम्पलेटिव एसे जो होते हैं वो रिलीजियस पॉलिटिकल इशूज के ऊपर होते हैं। आर्ग्यूमेंटेटिव जिसमें मैगजीन, डायरी, लेटर, इन सब चीज़ों के बारे में कुछ दिया गया होता है तो वो उनको आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे बोलते हैं। अब नेक्स्ट है आपका शॉर्ट, हेडिंग इज शॉर्ट स्टोरी। शॉर्ट स्टोरी डिफाइन करते हैं सर ह्यू वॉलपोल सेज अबाउट शॉर्ट स्टोरी। वो बता रहे हैं ए शॉर्ट स्टोरी शुड बी अ स्टोरी, एक शॉर्ट स्टोरी केवल एक स्टोरी ही होनी चाहिए। ए रिकॉर्ड ऑफ थिंग्स हैपनिंग्स फुल ऑफ इंसिडेंट एंड एक्सीडेंट, मतलब कोई भी आप जो रिकॉर्ड है, जो आप बता रहे हैं, कोई भी चीज़ जो आपके साथ घटित हुई है, आपके साथ हुई है, चाहे वो इंसिडेंट कोई घटना से या दुर्घटना से भरी हो, तो उसको आप एक स्टोरी में बताएंगे तो वो एक स्टोरी में, छोटी सी स्टोरी में होना चाहिए। स्विफ्ट मूवमेंट या अनएक्सपेक्टेड डेवलपमेंट, कोई भी ऐसा जो है जो आपके लाइफ में अनएक्सपेक्टेड हो गया है, डेवलपमेंट है ना, जिसकी आपने कभी आशा भी नहीं की, ऐसा कुछ हो गया है, तो लीडिंग थ्रू सस्पेंस टू ए क्लाइमैक्स, तो ये लीड किया जाता है कि एक क्लाइमैक्स को में जब एक सस्पेंस आता है, मतलब जिसमें आप ये देखते हैं कि अब क्या होने वाला है ना करके, तो वो इसमें होना चाहिए। एंड सेटिस्फाइंग डिनाउंसमेंट, और इसका जो डिनाउंसमेंट माने जो कंक्लूजन है, जो इसको कंक्लूड किया जाएगा, तो एक सेटिस्फाइंग होना चाहिए कि हाँ मतलब ऐसा हो गया। कुछ स्टोरीज में क्या होता है कि लास्ट में जब दिखाया जाता है तो कुछ स्टोरी समझ ही नहीं आता कि मतलब स्टोरी में तो चल रहा था इसका लास्ट में तो कुछ क्या हुआ, कुछ समझ में नहीं आया कि उन्होंने बीच से ही जैसा लगता है कि एंड कर दिया, कुछ उसका परिणाम ही नहीं दिखाया कि क्या होना चाहिए था। तो इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है, इस शॉर्ट स्टोरी मस्ट बी ब्रीफ इन लेंथ, जो शॉर्ट स्टोरी है वो लंबाई में कैसी होनी चाहिए, संक्षिप्त होनी चाहिए। मतलब जैसे कि हम लोग नॉवल लिखते हैं, तो मतलब हम लोग क्या लिखते हैं, जो राइटर लिखते हैं, नॉवलिस्ट लिखते हैं, तो वो बहुत लेंदी लिखते हैं। तो शॉर्ट स्टोरी तो ये कैसी होनी चाहिए, लंबाई में छोटी होनी चाहिए। द टेक्निक ऑफ ए शॉर्ट स्टोरी ऑफ कार्डियल इंपॉर्टेंस, इस शॉर्ट स्टोरी की टेक्निक होनी चाहिए, इसकी जो स्टाइल कैसी होनी चाहिए, कार्डियल इंपॉर्टेंस, जैसे आपके हृदय की वेदना को छू ले, उसका मतलब आपको हार्ट को टच कर जाए, तो ऐसी इसकी स्टोरी होनी चाहिए। शॉर्ट स्टोरी के बाद में फोर्थ टाइप में है आपका प्रोज का नॉवेल। The novel is an effective mode of interpreting life. It grows out of life, it is fed by life and react upon life.
नॉवेल जो है वो शॉर्ट स्टोरीज से अलग है। शॉर्ट स्टोरीज में भी अपने मतलब राइटर किसी टॉपिक को लेकर लिखता है। नॉवेल में क्या होता है, नॉवेल जो होता है वो बहुत ज़्यादा लेंदी होता है। उसमें वो एक एक चीज़ को डिफ़ाइन करता है कि अगर उसको अपनी सैडनेस को भी वो डिफ़ाइन करता है, अपने हैप्पीनेस को भी डिफ़ाइन करता है, एक एक शब्द को यूज़ करता है। वो उसकी जो लैंग्वेज है वो अलग होती है। द नॉवेल जो है वो क्या होता है, एक इमेजिनेशन होती है नॉवेलिस्ट की। नॉवेल जो है वो राइटर की इमेजिनेशन है जिसको वो अपने राइटिंग के थ्रू लिखता है। इसको मतलब थिएटर में एक्ट नहीं किया जाता है। नॉवेल और ड्रामा में ये अंतर है कि नॉवेल जो है वो केवल इमेजिनेशन के थ्रू लिखता है और रीडर्स पढ़ते हैं। ड्रामा क्या है, ड्रामा जो है वो थिएटर में एक्ट किया जाता है, इसलिए उसको ड्रामा बोलते हैं। तो द नॉवेल इज एन इफेक्टिव मोड। एक इफेक्टिव मोड है ऑफ इंटरप्रेटिंग, माने व्याख्या करने का अपने जीवन के बारे में, किसी के भी जीवन के बारे में उसकी व्याख्या के एक इफेक्टिव मोड को नॉवेल कहते हैं। इट ग्रोज आउट ऑफ लाइफ, ये जीवन के बारे में बताता है। इट इज फेड बाय लाइफ, जो जिसके द्वारा वह जिसने उसको फील किया है, एंड रिएक्ट अपॉन लाइफ, और ये जीवन पर कैसे रिएक्ट करता है, ये पूरा जो है नॉवेल में बताया जाता है। मैंने सिर्फ छोटी सी हिंट दी है आपको। तो नॉवेल जो है, बहुत सारे नॉवेलिस्ट हैं जिन्होंने नॉवेल लिखी, जैसे जैन ऑस्टिन ने प्रेजुडिस लिखा हुआ है, एमा लिखा हुआ है। तो ये सब क्या है, सिल्विया प्लाथ ने द बेलजार लिखा हुआ है। तो ये नॉवेल हैं जिनके बारे में राइटर जो है अपने बारे में पूरा लिखता है। अपने बारे में अगर लिखता है तो ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल हो गया, और अगर किसी और के बारे में लिखता है या कोई कहानी बना के लिखता है या इमेजिनेशन उसकी होती है तो वो नॉवेल कहलाती है। ठीक है, और ये कहीं पे एक्ट नहीं किया जाता है। फिर आपका आता है ड्रामा। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ लिटरेचर। ये एक साहित्य का एक रूप है। इज रिटन विद द पर्पज ऑफ थिएट्रिकल परफॉर्मेंस। ये किस पर्पज से लिखा जाता है, जो थिएटर में परफॉर्म किया जाता है। जैसे विलियम शेक्सपियर इज अ फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामा। विलियम शेक्सपियर ने बहुत सारे ड्रामास लिखे हैं, जिनमें से फेमस हैं आपके मैकबेथ, हैमलेट, ओथेलो एंड किल। ये सब ट्रेजेडी हैं। उन्होंने बहुत सारी ट्रेजेडीज लिखी, कॉमेडीज लिखे, हिस्टोरिकल प्लेस लिखे हैं, 37 प्लेस लिखे उन्होंने। तो विलियम शेक्सपियर ने जितने भी लिखे हैं, तो उनका अपना एक थिएटर था। उन्होंने अपने एक थिएटर बनाया हुआ था जिसको ग्लोब कहते थे। तो वहाँ पर वो सब चीज़ें परफॉर्मेंस होती थी, मतलब सब कैरेक्टर्स लिए जाते थे और वो सब लोग एक्ट करते थे। कोई विलन बन रहा है, कोई प्रोटोगनिस्ट है, कोई एंटोगनिस्ट है, और जो साइड हीरो हीरोइन है, सब पूरा मतलब वहाँ पे स्टेज होता, मतलब परफॉर्म किया जाता था। तो उस परफॉर्मेंस को जो थिएटर में होती है उसको हम ड्रामा बोलते हैं। इट इज़ एन आर्टिकुलेटेड स्टोरी विच इज़ प्रेजेंटेड इन एक्शन। एक ऐसी स्टोरी है जो एक्शन में प्रेजेंट की जाती है, जिसको एक्शन द्वारा। तो नॉवेल में एक्शन द्वारा प्रेजेंट नहीं होता है। नॉवेल में केवल आप उसको पढ़कर इमेजिन करते हैं, और ड्रामा में हम उसको देखते हैं, डायरेक्ट देखते हैं कि हाँ क्या कैसे हो रहा है। जैसे कि आप लोग आजकल टीवी में ही देखते हैं, क्या जो सीरियल्स वगैरह आते हैं, मूवीज़ देखते हैं, क्या सामने से देखते हैं, तो उनको क्या बोलेंगे, वो ड्रामा है ना। और नॉवेल जो हम नॉवेल्स पढ़ते हैं, जो लिखा हुआ होता है, वो कहीं पे एक्ट नहीं किया जाता, वो नॉवेल्स होते हैं। फिर आपके 6 नंबर पे आता है आपका बायोग्राफी। इट इज़ अ स्टोरी ऑफ पर्सन्स लाइफ रिटन बाय एनीवन। मतलब कोई भी राइटर जो है अगर किसी के भी जीवन के बारे में लिख रहा है तो उसके बायोग्राफी, जीवन के बारे में, ऐसे नहीं, ये कोई इमेजिनेशन नहीं होती है बायोग्राफी, वो वाकई में किसी रियल लाइफ के ऊपर होता है। जैसे कि किसी ने अपने फ्रेंड के बारे में लिखा तो उसकी पूरी लाइफ को, जैसे कि अभी आजकल सुशांत राजपूत बहुत ज़्यादा फेमस है ना, तो उसके जीवन में क्या क्या हुआ, उसकी डेथ के बाद बहुत ज़्यादा एक्सपोज हो रहा है। तो मान लो कि किसी ने उसके बारे में लिखा, सुशांत राजपूत के बारे में स्टार्टिंग से लेके अभी तक उसकी डेथ तक पूरा लिखा है, तो क्या कैसे हुआ, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बायोग्राफी बोलेंगे, क्योंकि वो सुशांत राजपूत ने अपने आप से नहीं लिखा। अगर वो खुद से लिखता अपने बारे में तो उसे ऑटोबायोग्राफी बोलते, और अगर कोई व्यक्ति उसके बारे में लिखता है, उसकी पूरी लाइफ के बारे में, तो उसको क्या बोलेंगे, बायोग्राफी। और ऑटोबायोग्राफी किसे बोलते हैं, स्टोरी ऑफ पर्सन्स लाइफ रिटन बाय हिमसेल्फ। ये वो स्टोरी है जिसे व्यक्ति खुद अपने बारे में लिखता है। जैसे वो अपने बारे में लिख रहा है कि अपने मतलब अपने ही जीवन के बारे में लिख रहा है कि मेरे साथ क्या क्या, जैसे उसने अपने स्ट्रगल के बारे में लिखा
कि मैं उसने अपने जीवन में कितने क्या क्या स्ट्रगल किया, कैसे वो आगे बढ़ा, कैसे उसको परेशानियों का सामना करना पड़ा। ठीक है, तो ये ऑटोबायोग्राफी जो खुद से लिखा गया अपने बारे में वो बायोग्राफी, और जो दूसरे के बारे में लिखा गया उसकी लाइफ से रिलेटेड तो वो हो गया बायोग्राफी। लेकिन वो जो भी बात है वो होती है रियल, ना कि कोई इमेजिनेशन। फिर आपका आता है ट्रैवलॉग। ट्रैवलॉग इज रिलेटेड रियल लाइफ, इट डील्स विद ट्रैवल। बस इसमें क्या अंतर है कि ये भी रियल लाइफ से होता है रिलेटेड, ये भी और ये भी। ट्रैवलॉग मतलब ऐसा नहीं है कि किसी ने इमेजिन किया और ट्रैवल कर रहे हैं और उसके बारे में लिख दिया, ऐसा नहीं है। जब राइटर खुद कहीं ट्रैवल करता है तो उसको मतलब कोई ऐसी घटना होती है जिसको वो याद करना चाहता है, लिखना चाहता है ना, तो उस ट्रैवल के बारे में जब वो लिखता है तो उसको क्या बोलते हैं, ट्रैवलॉग। तो ये आपका ट्रैवलॉग हो जाता है। एक वर्ड और है मेमोयर। मेमोयर जो मेमोरी से रिलेटेड होता है वो भी ऐसा होता है कि वो भी राइटर कोई अपनी बात को, जैसे कभी कोई बात होगी तो उसको याद करता है तो वो उसको लिखता है ना, तो वो उसको मेमोयर बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके हैं प्रोज के टाइप्स में आती है। नॉवेल, ड्रामा, बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, ट्रैवलॉग, ये सारे शॉर्ट स्टोरी, ये सब जो आपके जब आप एसेस पढ़ेंगे इनका ये बेसिक नॉलेज है जिनको आपको आना चाहिए। आप पढ़ रहे हो, आप जैसे फ्रांसिस बैकन के ऐसे को पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा कि ये जो ऐसे है वो इसका क्या रूप है, ये कौन सा ऐसे है, फॉर्मल ऐसे है कि इनफॉर्मल है कि पर्सनल है। चार्ल्स लैम्ब में मोस्टली पर्सनल एसेस लिखे क्योंकि उन्होंने अपने बारे में सारा व्यक्तिगत जीवन के बारे में लिखा हुआ है, तो वो उनके पर्सनल एसेस कहलाते हैं। फॉर्मल एसेस जो मतलब औपचारिक, जो सभी के साथ ऐसा हो सकता है। तो इस टाइप से है जो एसेस हैं जो आपके प्रोज के अंदर आते हैं। पैम्फलेट है, शॉर्ट स्टोरी है, ये सब आपके प्रोज के टाइप्स में आता है। तो ये जो है आज मैंने आपको प्रोज और उसके टाइप्स के बारे में समझाया है और आप सारा नोट कर लीजिए। थैंक यू।